हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल माइंडसेट। और लास्ट क्लास में हमने BNSS का जो लास्ट क्लास हुआ था, बेल चैप्टर पढ़ रहे थे, याद है आपको। और बेल चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो बेल चैप्टर में हमने टाइप्स ऑफ अरेस्ट के बारे में पढ़ा था, याद है कि नहीं सर? चलिए देख लेते हैं। देखिए, अगर आपको याद होगा तो टाइप्स ऑफ बेल के बारे में पढ़ा था हमने। 6 टाइप्स के बेल होते हैं। क्या क्या बेल होता है? रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल, इंटरिम बेल, डिफ़ॉल्ट बेल, ट्रांजिट बेल, और एक होता है लास्ट में इमरजेंसी बेल। ठीक है समझ में आया था? ओके। आज क्या करेंगे सर? आज हम अपना फुल फ्लेज्ड तरीके से स्टार्ट करेंगे बेयर एक्ट को, और बेयर एक्ट का पहला सेक्शन इसमें पढ़ने वाले हैं बेल से रिलेटेड। तो आज क्या करेंगे सर? आज हम बेल चैप्टर को ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे बेयर एक्ट से, ठीक है। लेकिन तरीका होगा पढ़ने का मैं आपको बताऊंगा। और जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं गाइज, आप सभी के लिए डिस्क्लेमर, यू हैव टू प्ले द वीडियो एट स्पीड ऑफ 1.5x और मोर टू गेट द बेटर एडवांटेज ऑफ दिस वीडियो। यू हैव टू प्ले फास्ट, राइट? तो चलिए चलते हैं। और जो मैं पढ़ाऊँगा उसको मैं ऑलरेडी लिख के ले आया हूँ ताकि टाइम बचे और हम समझने में ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखेंगे स्टेजेस इन विच बेल कैन बी ग्रांटेड, अगर आप देखेंगे अपना BNSS में, क्या कहाँ पर? BNSS में, राइट। BNSS में क्या है भाई मेरे, एक सेकेंड, इसको मैं लिख लेता हूँ। हाँ, अपना BNSS में इसको इन BNSS, ठीक है। तो BNSS में क्या है कि जो बेल होता है ना, बेल का स्टेजेस क्या है? ओके, स्टेजेस इन विच बेल कैन बी ग्रांटेड। तो कौन कौन से स्टेज में बेल ग्रांट किया जा सकता है, बताइए मुझे। अब हम बेल को पढ़ेंगे थोड़ा डिफरेंट एंगल से, अलग एंगल से पढ़ेंगे कि भैया देखो, आपको बेल लेना है तो आप बेल कौन कौन से स्टेज में ले सकते हो, बेल आप कब कब अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से स्टेज में। तो उस हिसाब से अगर देखें तो अपना जो BNSS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें इन्होंने बताया है कि भैया देखिए, बेल आप हो सकता है कि एक अरेस्ट होने के बाद ले और एक हो सकता है अरेस्ट होने से पहले ले। समझ में आ रहा है? दो ही सिचुएशन हो सकता है। एक, आप अरेस्ट हो गए हो उसके बाद बेल के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप अरेस्ट हुए नहीं हो अभी तक और बेल के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो 2 स्टेज में आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो पहला कौन सा स्टेज है भाई? पहला है आपका प्री अरेस्ट बेल। क्या है प्री अरेस्ट बेल? मतलब अरेस्ट अभी तक हुए नहीं हो बट उससे पहले ही आप क्या कर रहे हो, बेल के लिए अप्लाई कर रहे हो। इसको क्या बोलते हैं? इसको प्यार से बोलते हैं भाई मेरे, इसको प्यार से बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल। क्या बोलते हैं? एंटीसिपेटरी बेल। और इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में, थोड़ा ब्रीफली पढ़े थे। आज उसी को हम डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास होने वाला है मेनली हमारा एंटीसिपेटरी बेल को लेकर। समझ में आ रहा है? तो फिर से मेरे साथ चलिए, बताइए बेल कौन कौन से स्टेज में अप्लाई किया जाता है? एक, अरेस्ट होने से पहले जिसको बोला जाता है प्री अरेस्ट बेल, या फिर एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है। इसका सेक्शन क्या है? इसका सेक्शन है 482 BNSS। क्या है? 482 BNSS, जो कि पहले हुआ करता था 438। क्या हुआ करता था? 438। अभी क्या है? 482। तो याद रखिएगा, ये आपके खून में होना चाहिए भाई मेरे। सुनो, एंटीसिपेटरी बेल का जो सेक्शन है आपके ब्लड में होना चाहिए। मतलब जैसे ही आप अपना हाथ काटोगे ब्लड निकलेगा, तो उसमें से क्या निकलना चाहिए? सेक्शन 482 एंटीसिपेटरी बेल। समझ में आ रहा है? ओके ओके। दूसरा, आप बेल या फिर अरेस्ट होने से पहले अप्लाई कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका है भाई मेरे, अगर आप अरेस्ट हो गए हो तो आप क्या करो, बेल के लिए अप्लाई करो। अगर आप अरेस्ट हो गए हो उसके बाद बेल के लिए अप्लाई करते हो तो उसको बोला जाता है पोस्ट अरेस्ट बेल। क्या बोला जाता है? पोस्ट अरेस्ट बेल। मतलब अरेस्ट होने के बाद बेल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, इसको दूसरे वर्ड में क्या बोला जाता है? पोस्ट अरेस्ट बेल को बोला जाता है रेगुलर बेल। क्या बोला जाता है भाई मेरे? रेगुलर बेल। समझ में आया? तो रेगुलर बेल मतलब अरेस्ट हुए उसके बाद बेल के लिए अप्लाई किए। एंटीसिपेटरी बेल मतलब अरेस्ट हुए नहीं हो अभी तक, उसके पहले ही आप बेल के लिए अप्लाई कर दिए। समझ में आया? ओके। तो एंटीसिपेटरी बेल का सेक्शन क्या था? 482। और रेगुलर बेल का सेक्शन क्या है? इसमें 2 सेक्शन पढ़ेंगे। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, इसमें 2 सेक्शन पढ़ेंगे। एक होता है तुम्हारा बेल इन बेलेबल ऑफेंस।
अब रेगुलर बेल भी दो टाइप का हो सकता है कि अगर आप बेल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डिपेंड करेगा कि ऑफेंस कौन सा किए थे आप, ठीक है। अगर आप ऑफेंस किए थे बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस मतलब जो सीरियस टाइप का ऑफेंस नहीं है, मतलब नॉन सीरियस ऑफेंस है, जैसे नॉर्मल हर्ट कर दिए, ठीक है, न्यूसेंस कर दिए, ये सब क्या है ना, नॉर्मल टाइप का ऑफेंस है जिसमें आपको जो क्या होता है कि बेल आसानी से मिल जाता है। आपका बेल क्या होता है, एक राइट होता है, ठीक है, किस केस में, बेलेबल ऑफेंस में। और एक होता है तुम्हारा नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। नॉन बेलेबल ऑफेंस मालूम है आपको, जो सीरियस टाइप ऑफ ऑफेंस होता है, जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, डकैती हो गया, रॉबरी हो गया, ठीक है, एसिड अटैक हो गया, ये सब क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जो कि बहुत ही हीनियस क्राइम माना जाता है। समझ में आ रहा है? तो मेरा बात समझिए, जब कभी भी आप पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए अप्लाई करोगे तो आपको दो सेक्शन देखना पड़ेगा कि भैया ऑफेंस कौन सा है। अगर ऑफेंस है बेलेबल ऑफेंस मतलब नॉन सीरियस, तो उस केस में सेक्शन कौन सा लगेगा, मेरे साथ साथ बोलिएगा, कौन सा सेक्शन लगेगा, कौन सा सेक्शन लगेगा सर? तो उस समय लगेगा भाई मेरे 478, क्या लगेगा, 478 BNSS का। और नॉन बेलेबल ऑफेंस अगर है तो उसमें अगर बेल के लिए अप्लाई करोगे तो सेक्शन 480 BNSS, ठीक है। अच्छा, बेलेबल ऑफेंस जो है 478, ये पहले क्या हुआ करता था, 436 436 436। और जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है पहले क्या हुआ करता था, 437 437, क्या हुआ करता था, 437। समझ में आ रहा है? ओके, तो फिर से ये चार्ट को देखिए, अभी रिवाइज करेंगे। मेरा काम है आपको याद करवाना। देखिए मैं बार बार रिपीट करूंगा, हो सकता है आपको बोर लगे, भैया देखो बोर होने से नहीं चलेगा, क्योंकि आपको जब बार बार सुनोगे ना तब आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये रह जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो मेरे साथ साथ बोलिएगा, अरेस्ट कितने स्टेज में दिया जाता है, दो स्टेज में। एक होता है अरेस्ट होने से पहले यानी प्री अरेस्ट बेल, ठीक है। बेल कब कब अप्लाई कर सकते हैं, अरेस्ट होने से पहले यानी प्री अरेस्ट बेल, उसका नाम क्या है, एंटीसिपेटरी बेल। सेक्शन क्या है, बोलो मेरे साथ साथ, बिना देख के बोलो, 482। वेरी गुड। पहले क्या हुआ करता था, 438, ठीक है। अच्छा, एक होता है अरेस्ट होने के बाद, उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट अरेस्ट बेल। इसमें दो सेक्शन हैं, इसमें फिर दो सेक्शन है। एक देखेंगे ऑफेंस कौन सा हुआ है। अच्छा, ये जो अरेस्ट होने के बाद जो बेल के लिए अप्लाई करते हैं इसको क्या बोला जाता है, रेगुलर बेल। क्या बोलते हैं, रेगुलर बेल, ठीक है। तो अब कोई पूछेगा कि रेगुलर बेल क्या है, समझ में आएगा आपको। रेगुलर बेल मतलब भैया आप अरेस्ट हो गए, उसके बाद बेल के लिए अप्लाई किए। अच्छा, रेगुलर बेल में फिर दो चीज़ है, आप देखोगे कि बेलेबल ऑफेंस के लिए रेगुलर बेल है या कि नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए है। अगर बेलेबल ऑफेंस के लिए है तो सेक्शन 478 लगेगा, अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए है तो 480 लगेगा। क्या लगेगा, 480 लगेगा, 480 लगेगा, याद रखना, ठीक है। यानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये तीन सेक्शन है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन सेक्शन पूरा पत्थर की लकीर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 बहुत, हद से ज़्यादा प्यार करते हैं ना, उसी तरीके से हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अब समझ में आ गया, एंटीसिपेटरी बेल सेक्शन 482, बेलेबल ऑफेंस के लिए रेगुलर बेल, बेलेबल ऑफेंस 478, नॉन बेलेबल ऑफेंस 480। पहले क्या हुआ करता था, 436 37, देखो 36 37 पास हुआ करता था, लेकिन अभी दूर हो गए हैं, थोड़ा बीच में दीवार आ गया है, 78 और 80 हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये चार्ट समझ में आ गया। अब इसी चार्ट में से आज कौन सा टॉपिक उठाएंगे, आज उठाएंगे हम एंटीसिपेटरी बेल को लेकर। और एंटीसिपेटरी बेल को इतना डेप्थ में पढ़ेंगे ना भाई कि क्या बोलूँ, मज़ा आ जाएगा आपको। और इसमें हो सकता है 3 क्लास लगे, लेकिन आप मतलब आप कहोगे कि नहीं, क्लास भले 3 क्लास लगा लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है ऑफिशियली, एंटीसिपेटरी बेल। ओ माय गॉड। तो भाई मेरे, एंटीसिपेटरी बेल, अब देखो इसका नाम देखो, एंटीसिपेटरी बेल मतलब एंटीसिपेशन से वर्ड आया है, एंटीसिपेशन। आप बोलते हो ना मैं एंटीसिपेट कर रहा हूँ, हाँ, एंटीसिपेट मतलब क्या, आप अनुमान लगा रहे हो, आपको आभास हो रहा है कि भैया आप अरेस्ट हो सकते हो, तभी तो आप क्या कर रहे हो, बेल के लिए अप्लाई कर रहे हो। मतलब आप अरेस्ट हुए नहीं हो अभी तक, लेकिन आपको लग रहा है कि आप क्या हो सकते हो, कभी भी आप अरेस्ट हो सकते हो, तो आप उस केस में क्या करोगे, बेल के लिए अप्लाई करोगे। लेकिन भैया मेरे, लेकिन हो मतलब अच्छे से बताइए ना, आपको लग रहा है कि आप अरेस्ट हो गए, लेकिन लगने से थोड़ी होगा, मेरा बात समझिए, ठीक है। आइए समझते हैं क्या बोलता है मीनिंग। देखिए
सेक्शन 482, एक सेकेंड, सेक्शन 482 BNSS डील्स विद गेटिंग एंटिसिपेटरी बेल इन एडवांस। ठीक है, आपका जो सेक्शन 482 है भाई मेरे, वो किससे डील करता है, एक सेकेंड, हाँ, सेक्शन 482 डील्स विद getting bail in advance if someone fears that he might be arrested for the accusation of committing a non-bailable offense। ठीक है, मेरा बात समझिए, यहाँ जो एंटिसिपेटरी बेल लिखे थे, यहाँ पर आप एक चीज़ ऐड कर दीजिए। क्या, इसको बस इसको नीचे ले आइए थोड़ा सा, और यहाँ ऐड कर दीजिए क्या मेरे, ओनली फॉर नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब समझिए, आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए तभी अप्लाई कर सकते हो जब नॉन बेलेबल ऑफेंस हो। क्या हो, नॉन बेलेबल ऑफेंस। मतलब देखिए, आपको लग रहा है कि आप कभी भी अरेस्ट हो सकते हो, लेकिन किस केस में अरेस्ट हो सकते हो, आपको लग रहा है कि आप कोई भी नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में अरेस्ट हो सकते हो, तो उस केस में आप बेल के लिए अप्लाई करते हो एडवांस में, हम उसी को बोलते हैं एंटिसिपेटरी बेल। समझ में आ रहा है? तो देखिए वही लिखा है, सेक्शन 482 BNSS डील्स विथ गेटिंग बेल इन एडवांस इफ समवन फियर्स दैट। अगर कोई बंदे को डर लग रहा है, क्या डर, किस बात का डर भाई, ही माइट बी अरेस्टेड, वो अरेस्ट हो सकता है, किस चीज़ के लिए, फॉर द एक्यूजेशन, मतलब उस पर इल्ज़ाम लग सकता है, किस चीज़ का, फॉर कमिटिंग अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर उसको डर लग रहा है कि वो कभी भी किसी वक्त अरेस्ट हो सकता है नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए, ठीक है, या फिर उस पर इल्ज़ाम लगा है कि उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, तो उस केस में वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, आपको लग रहा है कि भैया मैं कभी भी ना अरेस्ट हो सकता हूँ क्योंकि ये जो बंदा है ये मेरे अगेंस्ट में केस करने वाला है, बहुत सारा चीज़ मुझे पता चला है, फॉर एग्जाम्पल, और वो ऑफेंस कौन सा होना चाहिए, नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। मतलब इससे ये समझ में आ रहा है कि एंटिसिपेटरी बेल कभी भी बेलेबल ऑफेंस के लिए नहीं होता। ये बात पक्का है? ठीक है सर, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जो मैं हाईलाइट किया हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। एंटिसिपेटरी बेल जो होता है हमेशा वो आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए ही होता है। समझ में आया? तो देखिए, सेक्शन 482 डील्स विद गेटिंग बेल इन एडवांस इफ समवन फियर्स दैट ही माइट बी अरेस्टेड फॉर एक्यूजेशन ऑफ कमिटिंग अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि आप नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट हो सकते हो किसी भी वक्त, तो आप बेल के लिए अप्लाई कर दो, एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, अच्छा ठीक है, समझ गए। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब यह है कि एंटिसिपेटरी बेल इज नॉट कंसर्न्ड विद कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ओ माय गॉड, आप एंटिसिपेटरी बेल में ये चेक करोगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कि आप ये चेक करोगे कि ये बेलेबल ऑफेंस है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है? बताइए मुझे सर। नॉन बेलेबल ऑफेंस चेक करेंगे। वही बात मैं कह रहा हूँ कि एंटिसिपेटरी बेल हमेशा बात करता है नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए। याद रखिएगा, एमसीक्यू में आ सकता है कि एंटिसिपेटरी बेल जो होता है वो किस केस में अप्लाई किया जाता है? वो हमेशा नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में अप्लाई किया जाता है, और इसका लेना देना कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कौन अप्लाई कर सकता है एंटिसिपेटरी बेल? बताइए मुझे, हु कैन अप्लाई एंटिसिपेटरी बेल? अब हम डायरेक्ट का सेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे देखिए, कहानी से बताते रहूँगा और आपका सेक्शन खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या बात कर रहे हो। हाँ सर, तो देखिए, हु कैन अप्लाई फॉर एंटिसिपेटरी बेल, पहला क्वेश्चन मुझे बताइए, कौन अप्लाई कर सकता है? आप कर सकते हो, मैं कर सकता हूं। तो देखिए क्या बोलता है, एनी पर्सन हु हैज अ रीजन टू बिलीव दैट ही मे बी अरेस्टेड फॉर द एक्यूजेशन ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। ओ माय गॉड, नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, कोई भी बंदा, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, कोई भी हो, जिसके पास रीजन टू बिलीव है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये मतलब ये कीवर्ड है, ये होना चाहिए। दीज आर द कीवर्ड्स विच मस्ट बी यूज्ड इन योर एग्जाम। ओके, यू मस्ट राइट इट इन योर एग्जाम, राइट? तो देखिए, एनी पर्सन हु हैज अ रीजन टू बिलीव दैट he may be arrested for the accusation of a non bailable offense can apply for anticipatory bail। क्या बोला है इसमें? बोल रहा है कि भैया कोई भी बंदा जिसके पास रीजन टू बिलीव है, मतलब उसके पास रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए। रीजन टू बिलीव का मतलब क्या? यहां और भी एक वर्ड लिख सकते हो, लिख लो मेरे साथ साथ, क्या?
रीजनेबल एप्रीहेंशन, ये वर्ड भी चलेगा, ठीक है। एनी पर्सन हु हैज अ रीजन टू बिलीव और रीजनेबल एप्रीहेंशन दैट ही मे बी अरेस्टेड फॉर द एक्यूजेशन ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए कभी भी अरेस्ट हो सकते हो, और ये जो आपको जो लग रहा है, ये जो बिलीव है, ये रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए, रीजन टू बिलीव होना चाहिए। अब रीजन टू बिलीव क्या होता है, आइए समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। पहली बात समझिए, इसका बोलने का मतलब यह है कि कल को आपको कोई डरा धमका दिया, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप पहले से चले जाओ और बेल के लिए अप्लाई कर दो बस धमकाने की वजह से, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपके पास सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए एंटीसिपेटरी बेल के लिए, ठीक है। और वो कैसा होगा मैं बताऊंगा, अभी बस इतना समझिए कि कोई भी बंदा एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई कर सकता है, बशर्ते उसको बस ये लग रहा हो कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए कभी भी अरेस्ट हो सकता है। क्या? नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए, ठीक है। और उसके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब यह है कि मेयर फियर इज नॉट अ बिलीफ, मतलब बस आपको डर लग रहा है कि आप कभी भी अरेस्ट हो सकते हो, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। क्या हुआ कि मेयर फियर इज नॉट अ बिलीफ, आगे इलस्ट्रेशन देखेंगे, मेरा बात समझिए, ठीक है। तो सिर्फ डर लग गया तो आप उसको बिलीफ बोलोगे क्या? नहीं भाई नहीं। द ग्राउंड्स ऑन विच द बिलीफ ऑफ द एप्लीकेंट इज बेस्ड मस्ट बी सच एज इट कुड बी एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट ऑब्जेक्टिवली। ओ माई गॉड, ये क्या बोला? ये बोल रहा है कि देखिए आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए कभी भी अप्लाई कर सकते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए, जब आपको लगता है कि आप अरेस्ट होंगे, पक्का, ठीक है। लेकिन रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए, रीजन टू बिलीव होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको बस लगने से नहीं चलेगा, आप बस डर गए, डर के मारे आपको लग रहा है कि भैया आप कभी भी अरेस्ट हो जाओगे, तो ये सब नहीं चलेगा। स्ट्रांग ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। मतलब जिस ग्राउंड पे आपका एप्लीकेशन बेस्ड होगा, जिस ग्राउंड पे आपको लगेगा, आपको ये मतलब ये जो बिलीफ हो रहा है, जिस ग्राउंड पे आपको बिलीव हो रहा है कि, तो गाइज मैं ये कह रहा हूं कि जिस ग्राउंड पे एप्लीकेंट का बिलीफ बेस्ड है, वो ग्राउंड ऐसा होना चाहिए कि कोर्ट उसको ऑब्जेक्टिवली एग्जामिन कर सके। सर ये तो बहुत ही टेक्निकल वर्ड हो गया, सीधा सिंपल बताइए ना क्या बोलना चाहता है। ये बोल रहा है कि भैया देखिए कि एप्लीकेंट जब भी बेल के लिए अप्लाई करेगा ना, एंटीसिपेटरी बेल के लिए, तो उसको बताना पड़ेगा कि उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो अरेस्ट हो सकता है। हवाई बात करने से नहीं चलेगा, ठीक है। कोई भी उसको डरा दिया, धमका दिया, ऐसे में नहीं चलेगा। एक स्ट्रॉन्ग रीज़न बताना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि जो रीज़न वो बताएगा, बेल एप्लीकेशन में लिखेगा जो फैक्ट्स के बारे में, वो ऑब्जेक्टिवली कोर्ट उसको डिटरमाइन करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया कुछ भी लिख दिया, बस डर लग रहा है मेरे को, तो कभी भी मतलब उसको बस सपना आ रहा है, ठीक है, ये सब नहीं चलेगा। मेरा बात समझ रहे हैं? तो सिर्फ मेयर बिलीफ, सिर्फ बिलीफ होने से मेयर फियर, सिर्फ डर लग गया आपको तो उसको हम बिलीफ नहीं बोलेंगे। जिस ग्राउंड पे आपका बिलीफ बेस्ड है, वो ग्राउंड ऐसा होना चाहिए कि कोर्ट उसको ऑब्जेक्टिवली डिटरमाइन कर सके, एग्जामिन कर सके, समझे? ये कौन सा केस में बोला गया था? ये बोला गया था गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 सुप्रीम कोर्ट। देखिए बेल को लेके जो लैंडमार्क जजमेंट है ना, बेल को लेके, जब कभी भी बेल चैप्टर पढ़ेंगे, देखिए हर चैप्टर में एक से ज़्यादा आप कह सकते हो, मतलब कम से कम एक ना एक आपको लैंडमार्क जजमेंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जैसे एफआईआर में हमने बहुत सारा पढ़ा था, अरेस्ट में क्या, अच्छा एफआईआर में क्या पढ़ा था याद है? ललिता कुमारी का पढ़ा था कि नहीं जी। अरेस्ट में क्या पढ़ा था हमने? अरनेश कुमार का जजमेंट पढ़ा था, बिल्कुल, ठीक है। तो डीके बासु का पढ़ा था, बिल्कुल। तो हर एक मतलब चैप्टर में आपको एक ना एक लैंडमार्क जजमेंट मिलेगा जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो बेल चैप्टर में जो लैंडमार्क केस है वो है आपका गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये आपका ब्लड में होना ही चाहिए, ठीक है। इसमें ये बोला गया कि भाई मेरे सिर्फ बंदे को डर लग गया, डर के बेसिस पे वो एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करेगा तो नहीं चलेगा। जिस ग्राउंड पे वो अप्लाई करना चाहिए वो ऐसा ग्राउंड होना चाहिए कि कोर्ट उसको एग्जामिन कर सके ऑब्जेक्टिवली। तो सर ऑब्जेक्टिवली मतलब क्या, ये तो बताओ। रुकिए थोड़ा सा दम धरिए, देखिए ऑब्जेक्टिवली मतलब क्या होता है।
ऑब्जेक्टिवली का मतलब होता है कि रियल फैक्ट्स के बेसिस पे, ना कि इमोशंस और ओपिनियन के बेसिस पे। ऑब्जेक्टिवली का मतलब होता है भैया कि ऐसा चीज़, ऐसा ग्राउंड जो कि रियल फैक्ट्स के बेसिस पे हो, ऐसा ग्राउंड जो कि रियल फैक्ट्स के बेसिस पे हो, ना कि इमोशंस और ओपिनियन के बेसिस पे हो मेरे भाई। मतलब समझे कि नहीं? मतलब क्या कि आप जो भी ग्राउंड बता रहे हैं आपके पास स्ट्रॉन्ग सबूत है। फॉर एग्जांपल आप जो कह रहे हैं आपके अगेंस्ट में कोई एफआईआर कर दिया, फॉर एग्जांपल आपका लड़ाई हुआ है आपकी वाइफ के साथ, भयंकर लड़ाई हुआ, लड़की कह दी, वाइफ बोल दी कि भैया आप तो डाउरी का केस करूंगी, ठीक है, एफआईआर दे दी है पुलिस स्टेशन में, तो आपके पास जैसे ही एफआईआर का इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो वो क्या माना जाएगा, वो रियल फैक्ट्स के बेसिस पे होगा, तो आप वो उस इन्फॉर्मेशन को दे सकते हो। फॉर एग्जांपल समझ में आ रहा है कि नहीं क्या मैं कह रहा हूँ? तो सिर्फ इमोशंस के बेसिस पे, ओपिनियन के बेसिस पे आप नहीं दे सकते ग्राउंड। समझ में आ रहा है? अगर आपको देना है तो जो भी इंफॉर्मेशन देंगे रियल फैक्ट्स के बेसिस पे देंगे। समझ में आ रहा है? और उसी को बोला जाता है ऑब्जेक्टिविटी। क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्टिविटी। मतलब जो ग्राउंड आप बताएंगे एंटीसिपेटरी बेल में वो ऐसा ग्राउंड होना चाहिए कि कोर्ट उसको ऑब्जेक्टिवली एग्जामिन कर सके भाई, रियल फैक्ट्स के बेसिस पे एग्जामिन कर सके, ना कि ओपिनियन के बेसिस पे, ना कि इमोशन के बेसिस पे। ठीक है, आप अपना इमोशन के बेसिस पे लिख रहे हो कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मेरे पड़ोस वाले कभी भी मुझ पर केस कर सकते हैं तो मैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करूंगा, तो ये सब नहीं चलेगा, चोलबे नाइन। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सर एक एग्जाम्पल बताइए, बताता हूँ, सुनिए। मेयर बिलीफ का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मेयर बिलीफ सिर्फ आपको बस ऐसा लग रहा है, हाँ, तो वो क्या सफिशिएंट ग्राउंड होगा एंटीसिपेटरी बेल के लिए? नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, तो मेयर बिलीफ होता है क्या सर? मेयर बिलीफ का मतलब होता है अ वेग फियर और एजम्पशन विदाउट सपोर्टिंग द फैक्ट्स। मतलब आपके पास पूरा, आप बस ऐसे ही डर गए हो, आप बिना मतलब सोचे समझे कुछ भी अपना दिमाग में ख्याली पलाव चल रहा है आपका, डर गए हो, सपना आया आपको, तो वो सब मेयर बिलीफ उसको बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक आदमी कहता है आई फील द पुलिस में अरेस्ट मी बिकॉज दे डिसलाइक मी। ये क्या बात हुआ भाई? आपको लग रहा है कि पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगा, क्यों? क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करता। अरे भाई ये क्या मतलब हुआ? हियर देयर इज नो एफआईआर। देखिए, ना यहाँ पर कोई एफआईआर है, ना कोई फॉर्मल कंप्लेंट आया है, ना ही कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिला है आपके अगेंस्ट में, तो आप ये कैसे सोच लोगे कि आपको कोई अरेस्ट करेगा? इसका मतलब क्या? देयर इज नो, इफ देयर इज मेयर फियर नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, द कोर्ट विल नॉट ग्रांट एंटीसिपेटरी बेल। मतलब क्या? सिर्फ आपका मेयर फियर है, ओनली मेयर फियर है, ओके, जो कि रियल फैक्ट्स पे बेस नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगा? आपका एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए जब कभी भी आप ग्राउंड बताएंगे तो मेयर फियर होना चाहिए कि रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए, रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए, ऐसा ग्राउंड होना चाहिए कि कोर्ट आपके ग्राउंड्स को ऑब्जेक्टिवली एग्जामिन कर सके। कौन सा केस है? गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब बहुत ही लैंडमार्क केस है, बहुत सारा गाइडलाइंस इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ठीक है, किसको लेकर? बेल को लेकर। अच्छा, तो मेयर बिलीफ का एग्जाम्पल समझ में आ गया? आपको बस लग रहा है कि पुलिस कभी भी आपको अरेस्ट कर सकता है, क्यों? क्योंकि आपको बस आपको लग रहा है कि वो आपको पसंद नहीं करते, तो ये क्या मतलब हुआ भाई? तो उस केस में आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा, क्योंकि ना ही एफआईआर कोई रजिस्टर हुआ, ना ही कंप्लेन हुआ है, तो कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो कहाँ से आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलेगा? ठीक है, ओके। अब एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा रियल वाला, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बात करता है। मतलब आपका ग्राउंड ऐसा होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिवली कोर्ट उसको एग्जामिन कर सके। आप समझते हैं कि ये ऑब्जेक्टिविटी होता क्या है, जो कि वैलिड ग्राउंड है एंटीसिपेटरी बेल के लिए? आप समझिए, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है क्या भाई? अ बिलीफ सपोर्टेड बाय द रियल वेरीफाइबल फैक्ट्स दैट कैन बी एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट। आप जो भी बता रहे हैं, जो भी आपका बिलीफ लग रहा है, जो भी आपको लग रहा है, आप उसके लिए स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स बता रहे हैं, रियल फैक्ट्स बता रहे हैं। देखिए, मेरे को इसीलिए लग रहा है कि सामने वाला बंदा, देखिए एफआईआर रजिस्टर किया है मेरे अगेंस्ट में, आपके पास सबूत है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो वही बोला जा रहा है कि अ बिलीफ सपोर्टेड बाय रियल वेरीफाइबल फैक्ट्स दैट कैन बी एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट। ठीक है, उसी को बोलते हैं
एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन रिसीव्स अ कॉपी ऑफ FIR। एक बंदे के अगेंस्ट में कोई FIR रजिस्टर किया है, ठीक है, तो उसको FIR का कॉपी मिला या फिर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिला कि FIR इज लॉज्ड अगेंस्ट हिम, ओके, अंडर सेक्शन 420 IPC। मान लो एक बंदे के अगेंस्ट में FIR रजिस्टर हुआ है और FIR का कॉपी उसको मिलता है, ठीक है। कौन सा सेक्शन में FIR रजिस्टर होता है? IPC का 420 चीटिंग वाले सेक्शन में, जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब देखिए देयर इज अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। आप बताइए उसके पास प्रूफ है कि नहीं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, और फैक्चुअल बेसिस है कि नहीं कि अब वो अरेस्ट हो सकता है कभी भी? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि FIR रजिस्टर हो चुका है, अब उसको लगने वाला है। समझे? तो क्या मैं कह रहा था कि भैया इस केस में अगर आप देखेंगे कि बंदे के अगेंस्ट में FIR लॉन्च हो गया, केस कौन सा है? चीटिंग का केस है, नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, तो अब उसको डर लगना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल लगना चाहिए। अब उसके अगेंस्ट में अब उसको जो डर लग रहा है वो कभी भी अरेस्ट हो सकता है, ये तो रीजनेबल ग्राउंड है कि नहीं? बिल्कुल है सर। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये जो इसका बिलीफ है ये ऑब्जेक्टिव बिलीफ है और कोर्ट इसको कंसीडर कर सकता है एंटीसिपेटरी बेल के लिए। समझ में आ रहा है? तो दो एग्जांपल में बताया कि मेयर बिलीफ क्या होता है और एक एग्जांपल बताया कि भैया वैलिड ग्राउंड क्या होता है, ठीक है, जिसको ऑब्जेक्टिव बिलीफ बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये था आपका एंटीसिपेटरी बेल का जो मैं बताया। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि भैया एंटीसिपेटरी बेल के लिए दो चीज़ पढ़ा। देखिए कि कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है, बस रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए और रीज़न टू बिलीव होना चाहिए। वही रीज़न टू बिलीव के लिए हमने दो एग्जाम्पल अभी पढ़ा, ठीक है। दूसरी बात, नॉन बेलेबल ऑफेंस का केस में ही आप एंटीसिपेटरी बिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेयर बिलीफ चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। जिस ग्राउंड पे आपका बिलीफ बेस्ड है वो कैसा होना चाहिए? वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिविटी उसमें होना चाहिए, ऑब्जेक्टिवली एग्जामिन होना चाहिए कोर्ट के द्वारा। किसमें बोला गया था? गुरबख्श सिंह सिविया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने ये बताया कि ऑब्जेक्टिवली का मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्टिवली का मतलब होता है कि कोर्ट जो भी ग्राउंड आपने बताया है उसको रियल फैक्ट्स के बेसिस पे वो एग्जामिन करेगा, ना कि इमोशन और ओपिनियन के बेसिस पे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखिए मेरे बिलीफ का, आई थिंक माई नेवर माइट फाइल अ फॉल्स केस अगेंस्ट मी समडे। मुझे लगता है कि मेरे जो पड़ोस वाले लोग हैं मेरे अगेंस्ट में कभी भी केस कर सकते हैं। ये क्या मतलब हुआ भाई? बस आपको ऐसा लग रहा है तो क्या आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दोगे क्या? नहीं कर सकते, ठीक है, कर सकते हो लेकिन रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा है ऑब्जेक्टिव बिलीफ। ऑब्जेक्टिव बिलीफ कैसा है? एक FIR रजिस्टर हुआ आपके अगेंस्ट में, कौन सा सेक्शन में? 376 रेप का। एक रेप का FIR रजिस्टर हो गया भैया, ठीक है। आप सोचिए, आपको क्या डर तो लगेगा ना? डर लगेगा कि नहीं? बिल्कुल लगेगा। तो आप इस केस में एंटीसिपेटरी बिल के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, रेप का सेक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ गया। तो ये था आपका एंटीसिपेटरी बेल का कि कौन अप्लाई कर सकता है एंटीसिपेटरी बेल। तो हमने कौन क्या पढ़ा? कोई भी कर सकता है, बस ये सब कंडीशन होना चाहिए, रीजनेबल टू बिलीव होना चाहिए, नॉन बिलेबल ऑफेंस होना चाहिए, मेयर बिलीफ नहीं होना चाहिए, ग्राउंड तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बिलीफ होना चाहिए, ठीक है। अब अभी पढ़ेंगे कि कौन सा कोर्ट में अप्लाई करेंगे, ठीक है, समझ गए? समझ गए? अब बताइए मुझे कि कौन सा कोर्ट में हम एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करेंगे भाई मेरे, बताइए। देखिए एंटीसिपेटरी बेल आप हमेशा दो ही कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। बताइए, एंटीसिपेटरी बेल आप दो ही कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है तुम्हारा कोर्ट ऑफ सेशन में और दूसरा होता है तुम्हारा हाई कोर्ट में। बताइए मुझे कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? एंटीसिपेटरी बेल कहाँ अप्लाई करते हैं? हाई कोर्ट में और कोर्ट ऑफ सेशन में। बताइए, हाई कोर्ट में और कोर्ट ऑफ सेशन में, ये दो ही कोर्ट हैं जहां पर आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। So court of session and the high court are empowered to grant anticipatory bail for non bailable offense, ठीक है। अच्छा, मजिस्ट्रेट कोर्ट में कर सकते हैं क्या? मजिस्ट्रेट कोर्ट में कर सकते हैं क्या एंटीसिपेटरी बेल? नहीं कर सकते मेरे भाई, नहीं कर सकते। याद रखिएगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएगा कि एक बंदा है जिसके अगेंस्ट में FIR लॉन्च हुआ है रेप के अगेंस्ट में और वो एंटीसिपेटरी बेल लेना चाहता है मजिस्ट्रेट कोर्ट में। बताइए अप्लाई कर पाएगा क्या? तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट कोर्ट में है ही नहीं, उसका जुरिस्डिक्शन है ही नहीं। तो कहाँ कर सकता है वो? सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट, ठीक है सर। लेकिन सर ये तो बताइए
कोर्ट ऑफ सेशन में पहले करेगा कि हाई कोर्ट में पहले करेगा, कि पहले कोर्ट ऑफ सेशन जा सकता है, कि पहले कोर्ट ऑफ सेशन ही जाना पड़ेगा, कि पहले हाई कोर्ट जाएगा? बताइए, बहुत कन्फ्यूज़न है। ठीक है, समझाते हैं, समझिए। पहली बात तो ये देखिए, एंटीसिपेटरी बेल को अप्लाई करने का अप्रोच क्या है। ठीक है, पहला बात तो आपको ये समझना पड़ेगा, चाहे कोर्ट ऑफ सेशन हो चाहे हाई कोर्ट हो, ये दोनों कोर्ट का कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है। क्या है? कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है। ये क्या वर्ड है सर? कॉन्करेंट। कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि एंटीसिपेटरी बेल को लेकर दोनों का सेम पावर है। ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल को लेकर दोनों का सेम पावर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप चाहे कोर्ट ऑफ सेशन में अप्लाई करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप हाई कोर्ट में अप्लाई करो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरा बात समझिए, इसमें आप कोर्ट ऑफ सेशन में भी डायरेक्टली जा सकते हो, हाई कोर्ट में भी डायरेक्टली जा सकते हो। लेकिन जुडिशियल प्रैक्टिस क्या बोलता है? जुडिशियल प्रैक्टिस बता रहा हूँ मैं, जुडिशियल प्रैक्टिस। आपको आपका बेयर एक्ट में कहीं पर भी कुछ लिखा नहीं है, लेकिन जो जुडिशियल प्रैक्टिस क्या बताता है, देखिए, जुडिशियल प्रैक्टिस ये कहता है, यूजुअली द कोर्ट ऑफ सेशन इज अप्रोच फर्स्ट। सबसे पहले आपको अगर कोर्ट का हायरार्की देखोगे, ठीक है, मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऊपर आपका जो आता है कोर्ट, जो कोर्ट ऑफ सेशन ही आएगा ना, उसके बाद फिर हाई कोर्ट आएगा। अब देखिए, तो कोर्ट ऑफ सेशन में सबसे पहले आपको, अब अगर दो कोर्ट के बारे में दिया गया है एंटीसिपेटरी बेल में, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट, तो इसमें से छोटा कोर्ट कौन सा है? कोर्ट ऑफ सेशन है। तो हायरार्की के हिसाब से आपको सबसे पहले कहाँ अप्लाई करना चाहिए? ऑब्वियसली कोर्ट ऑफ सेशन में जी। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि यूजुअली क्या करना चाहिए, इसको मिटाता हूँ। यूजुअली क्या करना चाहिए मेरे भाई? यूजुअली द कोर्ट ऑफ सेशन इज अप्रोच्ड फर्स्ट। सबसे पहले अगर एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना चाहिए? कोर्ट ऑफ सेशन में। हालांकि दोनों में सेम पावर दिया गया है, आप हाई कोर्ट में भी डायरेक्टली जा सकते हो, ऐसा कुछ भी बार नहीं है, आप हाई कोर्ट में भी डायरेक्टली जा सकते हो। लेकिन जुडिशियल प्रैक्टिस के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो भैया कोर्ट ऑफ सेशन जाओ ना। इफ कोर्ट ऑफ सेशन रिजेक्ट्स, अगर वो रिजेक्ट कर देता है तो फिर आप हाई कोर्ट चले जाओ। ठीक है, लेकिन अगर आप मान लो डायरेक्ट हाई कोर्ट चले गए एंटीसिपेटरी बेल के लिए और हाई कोर्ट आपका बेल रिजेक्ट कर दिया, तो आप कहां जाओगे? सेशन कोर्ट जाओगे क्या? क्योंकि दोनों में दिया गया है पावर, तो दोनों का सेम है। तो क्या आप कोर्ट ऑफ सेशन चले जाओगे? हाई कोर्ट ने मना कर दिया, हाई कोर्ट आपका बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया एंटीसिपेटरी बेल का, तो क्या आप कोर्ट ऑफ सेशन जा सकते हो क्या? नहीं भाई नहीं, पीछे वापस मुड़ नहीं सकते, पीछे वापस मुड़ नहीं सकते। हाई कोर्ट जो है हायर कोर्ट है ना कोर्ट ऑफ सेशन से, जब आप हायर कोर्ट में ही अप्लाई कर दिए तो आप फिर कोर्ट ऑफ सेशन में बैक कैसे करोगे? नहीं कर सकते। इसीलिए जुडिशियल प्रैक्टिस कहता है कि आप सबसे पहले कोर्ट ऑफ सेशन में अप्लाई करो एंटीसिपेटरी बेल, फिर अगर कोर्ट ऑफ सेशन आपका बेल को रिजेक्ट कर दिया तो आप हाई कोर्ट में अप्लाई करो। लेकिन अगर आप हाई कोर्ट ही पहले चले गए तो आपके पास ऑप्शन बचा ही नहीं ना मेरे भाई। ओके, तो वही चीज देखिए, यूजुअली द कोर्ट ऑफ सेशन इज अप्रोच्ड फर्स्ट। इफ कोर्ट ऑफ सेशन रिजेक्ट्स, you can then go to high court. If you go to high court first and you are rejected, then you cannot go back to the session court on the same facts. Oh my God! मतलब क्या? वही चीज मैं कहा कि भैया देखिए, एंटीसिपेटरी बेल सिर्फ और सिर्फ दो ही कोर्ट में अप्लाई किया जा सकता है, एक है कोर्ट ऑफ सेशन और दूसरा है हाई कोर्ट। मजिस्ट्रेट कोर्ट में कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हाई कोर्ट हुआ और कोर्ट ऑफ सेशन हुआ, दोनों का क्या पावर है? कॉन्करेंट पावर है, मतलब दोनों का सेम पावर है एंटीसिपेटरी बेल को लेकर। मतलब आप चाहें तो डायरेक्टली कोर्ट ऑफ सेशन जा सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जुडिशियल प्रैक्टिस कहता है पहले आपको कोर्ट ऑफ सेशन जाना चाहिए, फिर वहां अगर रिजेक्ट हो जाते हो आप तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो। लेकिन अगर आप पहले ही हाई कोर्ट चले गए और आपका बेल रिजेक्ट हो गया तो आप वापस कोर्ट ऑफ सेशन नहीं जा सकते। समझ में आया? ओके, क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि दिस इज ड्यू टू द जुडिशियल डिसिप्लिन एंड द हायरार्की, नॉट एन एक्सप्लिसिट स्टैट्यूटरी बार। हायरार्की की वजह से, जुडिशियल डिसिप्लिन की वजह से। समझ में आ रहा है? जी सर। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर इन रेयर एंड स्पेशल केसेस द हाई कोर्ट में बी अप्रोच्ड फर्स्ट। ठीक है, तो वही मैं बोला कि हाई कोर्ट भी आप अप्रोच कर सकते हो फर्स्ट टाइम, लेकिन अगर चले गए तो भैया आप फिर कोर्ट ऑफ सेशन वापस नहीं जा सकते। ठीक है, चलिए
कॉन्करेंट पावर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, हाई कोर्ट हुआ और आपका कोर्ट ऑफ सेशन हुआ, दोनों इंडिपेंडेंट हैं और उनका कॉन्करेंट पावर है एंटीसिपेटरी बेल को लेकर, ठीक है, समझे। कॉन्करेंट पावर है मतलब सेम पावर है एंटीसिपेटरी बेल को लेकर। रिजेक्शन बाय वन कोर्ट डज नॉट बार द अदर, ठीक है। इसका मतलब ये कॉन्करेंट पावर है, मतलब ये इसका मतलब है कि अगर एक कोर्ट रिजेक्ट कर दिया तो ये नहीं है कि दूसरा में आप नहीं जा सकते, जा सकते हो, लेकिन आप हायर कोर्ट, अगर आप हाई कोर्ट में ही अप्लाई कर दिए तो भैया फिर कहाँ जाओगे, समझे कि नहीं। तो हायरार्की भी तो देखना पड़ेगा, समझिए। दोनों का कॉन्करेंट पावर है, इसका मतलब क्या कि एक कोर्ट अगर रिजेक्ट कर दिया तो दूसरा कोर्ट में आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो कब करोगे, जब आप कोर्ट ऑफ सेशन में करे रहोगे तब ना आप हाई कोर्ट जाओगे। लेकिन हाई कोर्ट में ही चले गए तो कोर्ट ऑफ सेशन जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते। वही चीज लिखा है, देखिए, रिजेक्शन बाय वन कोर्ट डज नॉट बार द अदर but refiling in lower court after the high court rejection is discouraged by the practice, not strict laws। तो ये ऐसा प्रैक्टिस नहीं होता कि आप पहले हाई कोर्ट चले गए, अगर वो रिजेक्ट कर दिया तो फिर आप कोर्ट ऑफ सेशन में जाओगे, बोलोगे कि नहीं दोनों तो कॉन्करेंट पावर है, यहाँ भी कर सकता हूँ मैं, ये सब नहीं चलेगा, समझे। अब समझ में आया। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि भैया एंटीसिपेटरी बेल के लिए कौन सा कोर्ट जाएंगे, कौन सा जाएंगे, कोर्ट ऑफ सेशन जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा, मजिस्ट्रेट कोर्ट जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा दोनों का पावर क्या है, कॉन्करेंट पावर है, मतलब दोनों का सेम पावर है। इसका मतलब क्या, अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने मना कर दिया तो हम लोग हाई कोर्ट चले जाएंगे, लेकिन हाई कोर्ट चले गए तो हम कोर्ट ऑफ सेशन नहीं जा सकते। समझ में आया, ओके, आगे पढ़ें। अच्छा, अब थोड़ा और एक चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए कैंसलेशन के बारे में कि कौन सा कोर्ट कैंसिल कर सकता है। देखिए, बताइए मुझे। पहली बात, ये जो एंटीसिपेटरी बेल है जो दिया है, कौन देता है एंटीसिपेटरी बेल, या फिर तुम्हारा कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट, तो उसको कैंसिल कौन करेगा, देने वाला जो है, लेने वाला भी वही होगा ना। देने वाला और लेने वाला सेम होगा, मतलब सर कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल दे रहे हैं तो कैंसिल भी कौन करेंगे, वही करेंगे। ओ माय गॉड। लेकिन याद रखिएगा, अगर सेशन कोर्ट ने क्या किया है, एंटीसिपेटरी बेल दिया है, तो उसको कैंसिल कौन कर सकता है, उसको कैंसिल सेशन कोर्ट खुद कर सकता है या फिर हाई कोर्ट भी कर सकता है। ओ माय गॉड, मतलब सर देखिए, पहली बात तो ये कि देने वाला जो है वही लेने वाला है, मतलब एंटीसिपेटरी बेल अगर सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने दिया है तो वही कोर्ट उनको कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई केस में सेशन कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल दिया था तो उसको कैंसिल करने का पावर किसका है, वही सेशन कोर्ट का है या फिर हाई कोर्ट का भी है। तो सेशन कोर्ट अगर दिया है तो उसको सेशन कोर्ट खुद कर सकता है कैंसिल या फिर हाई कोर्ट कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कोई हाई कोर्ट अगर दिया है बेल तो उसको कैंसिल कौन कर सकता है, वही कोर्ट, यानी हाई कोर्ट कर सकता है कैंसिल। क्या क्या कोर्ट ऑफ सेशन कर सकता है क्या, कोर्ट ऑफ सेशन नहीं कर सकता, ये याद रखिएगा। तो पहले मुझे बताइए, जो बेल देने वाला बंदा है, जो बेल देने वाला कोर्ट है, वही कोर्ट उसको कैंसिल कर देगा। अगर एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट ऑफ सेशन दिया है तो कोर्ट ऑफ सेशन कैंसिल कर सकता है, प्लस हाई कोर्ट भी कर सकता है क्योंकि उसका हायर कोर्ट है वो। अच्छा, अगर हाई कोर्ट अगर एंटीसिपेटरी बेल दिया था तो उसको कैंसिल कौन कर सकता है, उसको कैंसिल कौन कर सकता है, हाई कोर्ट अगर एंटीसिपेटरी बेल दिया तो सिर्फ हाई कोर्ट ही कर सकता है, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन नहीं कर सकता कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ कुछ कुछ केस में ही कर सकता है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं। तो कोर्ट ऑफ सेशन कैन नॉट कैंसिल इट। कोर्ट ऑफ सेशन कैंसिल कर सकता है क्या, हाई कोर्ट के बेल को नहीं कर सकता, लेकिन हाउ एवर कोर्ट ऑफ सेशन कैन कैंसिल इट। ओ माई गॉड, कोर्ट ऑफ सेशन कैंसिल कर सकता है। हाँ, अब कोर्ट ऑफ सेशन कुछ कुछ केस में कैंसिल कर सकता है ऑन अकाउंट ऑफ फ्रेश मिसकंडक्ट और वायलेशन ऑफ बेल कंडीशन। ठीक है, देखिए मेरा बात समझिए, ये चार्ट देखिए। बेल ग्रांट करने वाला बेल कौन दिया था, एंटीसिपेटरी बेल कौन दिया था, कोर्ट ऑफ सेशन। अगर एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट ऑफ सेशन दिया था तो उसको कैंसिल कौन कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन कर सकता है क्या, बताइए मुझे, कोर्ट ऑफ सेशन कर सकता है। हाँ भाई कर सकता है, जो दिया है वही तो कैंसिल कर सकता है। हाई कोर्ट कर सकता है, यस हाई कोर्ट भी कर सकता है। लेकिन मान लीजिए एंटीसिपेटरी बेल अगर हाई कोर्ट दिया था तो उसको हाई कोर्ट तो कैंसिल कर सकता है, ये तो इजी है, जो दिया है वही कैंसिल कर सकता है। लेकिन क्या कोर्ट ऑफ सेशन कैंसिल कर सकता है क्या, तो नॉर्मली
नहीं कर सकता, नॉर्मली नहीं कर सकता। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ कुछ केस में कर सकता है। यस, कब कब कर सकता है? जब मान लो बंदा जो है वो मिसकंडक्ट किया है, वो बेल के कंडीशन को वायलेट किया है, तो उस केस में कोर्ट ऑफ सेशन लोअर कोर्ट होने के बावजूद भी हाई कोर्ट का, ठीक है, बेल एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकता है। ओ माय गॉड! तो इसका मतलब सर ये तो बड़ा हो गया ना हाई कोर्ट से। ऐसा नहीं। तो इसका कहने का ये मतलब है कि देखिए कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो भले ही लोअर कोर्ट है, लेकिन हाई कोर्ट के बेल एप्लीकेशन को वो कैंसिल कर सकता है, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक ग्राउंड है। जैसा मिसकंडक्ट हो गया, बेल का कंडीशंस को नहीं मानना हुआ, इस ग्राउंड पे नहीं वो कैंसिल कर सकता है कि हम तो हाई कोर्ट के कंडीशन को ही नहीं मानते, हम तो मानते ही नहीं है कि हाई कोर्ट ठीक से बेल एप्लीकेशन सुना है, तो मेरिट्स के बेसिस पे कैंसिल नहीं कर सकता। समझो मेरा बात को। कोर्ट ऑफ सेशन अगर एंटीसिपेटरी बेल को कैंसिल करेगा ना भाई मेरे, तो वो मेरिट्स के बेसिस पे नहीं करेगा कि हाई कोर्ट ने तो ठीक से देखा ही नहीं था, एंटीसिपेटरी बेल कैसे ग्रांट कर दिया था, उनको तो आता ही नहीं है, ये सब उस ग्राउंड पे नहीं कर सकता। कौन सा ग्राउंड पे कर सकता है कोर्ट ऑफ सेशन? कि भैया देखिए हाई कोर्ट ने जो बेल दिया था, आपने उसको ठीक से कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, आपने मिसकंडक्ट किया, तो हम आपका बेल एप्लीकेशन को कैंसिल करते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन ऐसा बोलेगा। ऐसा नहीं बोलेगा कि कोर्ट हाई कोर्ट को तो आता ही नहीं है, हाँ, बेल एप्लीकेशंस को ग्रांट करना, उनको तो ठीक से आता ही नहीं है, हम करेंगे। तो उस टाइप का नहीं है। मेरा बात समझिए। तो समझ में क्या आया कि जो देने वाला कोर्ट है वही कोर्ट एंटीसिपेटरी बिल को कैंसिल कर सकता है। अगर कोर्ट ऑफ सेशन अगर ग्रांट किया है तो एंटीसिपेटरी बिल कौन कैंसिल करेगा? वही करेगा, या फिर उसका हायर कोर्ट कर सकता है, यानी हाई कोर्ट भी कर सकता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट अगर एंटीसिपेटरी बिल ग्रांट किया है तो उसको कैंसिल करने वाला भी वही है, और कोर्ट ऑफ सेशन कैंसिल कर सकता है? नहीं कर सकता है। सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस क्या है? जिस केस में बंदा जो है मिसकंडक्ट किया था, बेल एप्लीकेशन को नहीं माना था, उस केस में कोर्ट ऑफ सेशन भी कैंसिल कर सकता है एंटीसिपेटरी बेल को, लेकिन मेरिट्स के बेसिस पे नहीं कर सकता। बस इतना है। तो आई होप आपको ये क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा, और मैं बहुत ही कोशिश किया, मेरा अपना 100% दे दिया हूँ, और आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा एंटीसिपेटरी बेल को लेकर। और एंटीसिपेटरी बेल यहाँ पर अभी ख़त्म हुआ नहीं है, और भी बाकी है, और 2 क्लास लगेंगे, पूरा 1-1 घंटे का 2 क्लास लग सकता है, हो सकता है 3 क्लास और लगे, लेकिन हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तक जो भी पढ़ा हूँ आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा और याद करके आइएगा। आने से पहले नेक्स्ट क्लास जब भी होगा हम लोग पहले रिवाइज़ करेंगे, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। और भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। यार देख लेते हो और भाग जाते हो, ऐसा नहीं करो। हाँ, बहुत ही अलग टाइप का कंटेंट आपको दिया जा रहा है, पूरा यूट्यूब छान मार लीजिए, आपको इस टाइप का कंटेंट बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और पढ़ते रहिए।